गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट का चौथा पार्ट सेट 1 2020 का लेकर आए हैं। देखो आपके यहाँ तक हमने करवा दिया है अल्फ़ा बीटा तक। अब हम लोग आ गए हैं कि समीकरण के हल को हल करना है। ओके, तो हम आज सवालों को देखते हैं। 5 सभी खंड कीजिए। समीकरण में आपके सामने सवाल है, ठीक है। तो ये सवाल आप लोग नोट कर लीजिए और इसके बाद हम इसका सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम लोग इसका सॉल्व देखते हैं। देखो इसका सॉल्व है, दिया है कि 2x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 5 2x प्लस 1/x दिया गया है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो मेरे बाबू, आप मान सकते हो कि माना, ये सरल पड़ेगा आपका। अगर मान के आप लगाते हो वैसे भी लग जाएगा। 2x प्लस 1/x इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं, अगर p मान लेते हैं तो जहाँ जहाँ 2x प्लस 1/x है वहाँ वहाँ हम लोग p रख देंगे। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2x प्लस 1/x था तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, p का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है, प्लस 4 इक्वल टू, और यहाँ पे हो जाएगा 5p। ओके, अगर आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो कि p स्क्वायर, आप 5 को इधर लाओगे तो -5p इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस 4 है तो आप प्लस 4 लिख दोगे और इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। ठीक, इतना तो समझ में आया होगा आपको। अब करना क्या है हमें, ये आपको द्विघात समीकरण दिख रहा है, आप इसको तोड़ लो आराम से। तो देखो करते क्या है, p का गुणा 4 में करोगे तो 4p स्क्वायर। अब 5 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने पे 4p स्क्वायर आवे, मतलब गुणा करने पे 4p स्क्वायर आवे और जोड़ने पे क्या आवे -5p। तो देखो हम लोग यहाँ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर -4p और -p और प्लस में 4 इक्वल टू क्या, 0। ठीक, अब देखो यहाँ से अगर हम लोग p कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा बाबू मेरे, p बचेगा और यहाँ से 4 बचेगा। और यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं, अगर हम लोग -1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ से p-4 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ से देखो एक कोष्टक में p-4 और दूसरे में p-1 इक्वल टू 0 बचा। ठीक, अब हम कहते हैं कि ये देखो p की वैल्यू क्या मुझे पता था, पहले से ही पता है, तो हम कहते हैं कि यदि p-4 इक्वल टू 0 है, ठीक, तब देखो क्या होगा, तब p की वैल्यू आपको पता है कि 2x प्लस 1/x है, तो p की जगह पे आप 2x प्लस 1/x -4 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बाबू मेरे 2x प्लस 1 और -4x/x इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, सही है। अब देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो आराम से ध्यान से देखना। देखो 2x प्लस 1 है तो 4x से 2x चला जाए, कितना बचेगा, -2x। और इसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा मेरे बाबू, +1 है, और x को इधर ले जाओगे तो 0 हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको हो गया क्या, 0 हो गया। तो अगर आप ले जाना चाहते हो तो ये हो जाएगा -2x इक्वल टू, उधर 1 जाएगा तो -1 हो जाएगा, और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा आपको। ओके, x बराबर 1/2 मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं मेरे बाबू, आगे कह रहा है कि दूसरा वाला समीकरण देखते हैं कि कह रहा था कि p-1 इक्वल टू 0। तो भैया जब ये होगा तो p बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। p की वैल्यू आपको पता है कि 2x प्लस 1/x इक्वल टू 1 आ गया। x को उधर भेज दो तो हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू x। ठीक, अब x इधर आएगा तो हो जाएगा 2x, और x इधर आएगा तो -x, और 1 को उधर भेज दोगे तो -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x बराबर -1। तो जो x के जो वैल्यू आए मेरे बाबू, वो x बराबर 1/2 आया और x बराबर -1 आया। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। जैसे कह रहा था कि 2x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4, इतना सवाल दिया था आपको। तो हमने क्या कर लिया कि मान लिया कि 2x प्लस 1/x इक्वल टू p है, और ये हो गया क्या, p का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 5p। तो हमने क्या किया, सबको एक साइड कर लिया, तो p स्क्वायर 5p इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, -5p प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका।
तो ये हो जाएगा, हमने द्विघात समीकरण था तोड़ दिया, पी स्क्वायर माइनस 4p माइनस पी प्लस 4 इक्वल टू 0 में अगर इन दोनों में हम लोग p कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे p माइनस 4 बचेगा, और यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं तो p माइनस 4 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखो एक क्वेश्चन में p माइनस 4 आ गया, दूसरे में भी p माइनस 4 आ गया इक्वल टू 0। क्या करते हैं कि यदि p माइनस 4 इक्वल टू 0 तो p की जगह पे 2x प्लस 1 अपान एक्स हमने रख दिया, -4 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 2x प्लस 1 माइनस 4 एक्स अपान एक्स इक्वल टू 0। तो क्योंकि x का जिसमें गुणा होता है भैया, तो x इधर जाएगा तो 0 में गुणा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचेगा -4x से 2x जाएगा, -2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 को उधर भेजोगे माइनस हो जाएगा, तो -2x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, तो x बराबर 2 इधर आएगा 1/2। फिर कह रहा था कि p माइनस 1 इक्वल टू 0, तो p बराबर 1 हो गया, तो 2x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 1, तो 2x प्लस 1 अपान इक्वल टू क्या x, तो x को इधर लाओगे बाबू तो माइनस हो जाएगा, तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू -1, तो x बराबर -1 हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। ओके, देखो आपके सामने अगला सवाल है, चलो फिर आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका, खा वाला। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। ठीक, तो हम यहाँ से LHS को उठा लेते हैं बाबू, ध्यान से समझना। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो मोबाइल नंबर मेरा स्क्रीन पे है, आप वहाँ से मेरे पास कॉल करके समझ सकते हो, कोई भी दिक्कत हो, ठीक, या वीडियो रिवाइज करके देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस सेक ए को लिख सकते हो आप लोग 1 अपॉन कॉस ए। ओके, और ये पूरे के बटे फिर सेक है, तो ये भी 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा आपका। ओके, अब देखो कॉस ए का 1 में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा क्या कि कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और ये तो आपको ऑलरेडी 1 अपॉन कॉस ए दिया है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो सिर्फ आपको क्या बचेगा बाबू कि कॉस ए प्लस 1 बचेगा। ओके, तो ये आपका LHS आ गया। हम लोग RHS भी देख लेते हैं कि RHS क्या है। ठीक, RHS है कि साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं क्या, पहले तो आप एक बार लिख लो क्वेश्चन ही, कि साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हो, और बटे 1 माइनस कॉस ए। ओके, अच्छा एक चीज़ जानते हो कि ये क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है ना, तो ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, अर्थात इसको आप लिख सकते हो कि 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हो, और बटे 1 माइनस कॉस ए। ओके, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक, क्योंकि यहाँ पे बाबू मेरे 1 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कर सकते हो, माइनस कॉस स्क्वायर है। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। अब देखो यहाँ से इसमें ही देख लो एक बार कि LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, मतलब हेंस प्रूव्ड हो गया ना बाबू। तो ये हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, और आप लोग को पता है पूछा गया तभी तो आया है बोर्ड में, अंसाल में नहीं तो कहाँ से अंसाल में दिया होता। तो आप लोग इतने तो समझदार हो ही। ओके, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके गा पे देखते हैं। देखो गा नंबर जो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करो। तो देखो विचलन विधि द्वारा जैसे हमें दिया है, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है। मध्य बिंदु हमें निकालना। मध्य बिंदु क्या होता है बाबू मेरे, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये जो है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और उच्च सीमा जो है, उन दोनों को योग कर हम लोग क्या कर देते हैं, बटे 2 कर देते हैं। तो 10 और 0 जोड़ोगे 10 ही होगा, बटे 2 करोगे तो आ जाएगा आपका 5। फिर अगर हम लोग क्या करते हैं 20 और 10 30, 30 का आधा करते हैं तो ये हो जाता है 15। तो देखो 10 10 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये जो 10 का अंतर वही जोड़ते चले जाओ, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 45, क्योंकि अगर जोड़ते भी हो तो 40 और 50 90, 90 का आधा 45। अब देखो जो मेरा
एक्स माइनस ए अपान एच, मतलब जो यू आई होता है वो क्या होता है एक्स। एक्स क्या होता है, यही आपका टर्म एक्स। ए क्या होता है, जो इनमें जो मध्यबिंदु होता है, इसमें जो बीच वाली संख्या, जैसे ये आपका क्या है, ए है। और एच क्या होता है, इन दोनों का डिस्टेंस होता है एच। तो अगर हम लोग यू आई की बात करें तो आप एक्स आई से कितना घटा दोगे, ए। तो देखो अगर हम लोग घटाते हैं, वैसे ये रफली काम है, देखो x कितना है 5 है और a कितना है 25 है। तो ये आपका देखो यहाँ से ऐसे हम घटा दे रहे हैं एक बार, तो ये हो जाएगा देखो 5 माइनस 25 और बटे कितना, h की वैल्यू कितना 10 है। तो 25 में से 5 गए 20 और भी माइनस में और बटे 10, तो कैंसिल, माइनस कितना आएगा 2। कहने का मतलब जब आप 25 से 5 घटाओगे तो -10 आएगा, क्योंकि ये माइनस किसके सामने, 25 के सामने है, और बटे 10 करोगे तो कैंसिल, क्योंकि -25 से 5 घटाओगे 20 आएगा और बटे 10 करोगे -2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर देखते हैं 15 से जब 25 घटाओगे तो -10 और -10 बटे 10 का मतलब -1, और 25 में से 25 गए 0। 25 से 35 घटाओगे 10 और 10 बटे 10 का मतलब 1, और 25 से क्या घटाओगे, 45 से 25 घटाओगे तो 20, 20 बटे 10 का मतलब 2। ठीक, इतना आ गया। क्यों 2 आया, क्योंकि ये हमने x की जगह पे 5 रखोगे, a की जगह पे 25 और h की जगह पे 10, ऐसे सब में रखते चले आओगे, ये वैल्यू निकल जाएगा। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप मेरे पास कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कर लीजिएगा, ठीक, जैसा भी होगा। तो देखो इतना हो गया। अब एफ आई यू आई ज्ञात करना। एफ आई यू आई कैसे होगा, 5 दूनी 10, ये -10, 12 एकम 12 -12, 25 शून्य शून्य हो जाएगा, 10 एकम 10 हो जाएगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं, जैसे ये मेरा एफ आई है सिग्मा, क्योंकि अब जोड़ है तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितना है वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखो 12 5 17, 17 10 27, ओके। देखो 12 5 17 हो गया, और या फिर आप जोड़ लो ऐसे ही कि 25 5 30 हो गया, ये दोनों 30 हो गया, और 12 8 20 10 30, मतलब ये आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा, ओके। तो और इसको अगर जोड़ते हो सिग्मा एफ आई यू आई को, तो आपको मिल जाएगा मेरे बाबू 10 से 10 कैंसिल, क्योंकि -10 ये +10 कैंसिल, 16 में से 12 गया, आपको मिल जाएगा 4। अब आपको पता है कि जो समांतर माध्य को हम x बार से दिखाते हैं, लेकिन किस विधि से हम कर रहे हैं, विचलन विधि। किस विधि से, विचलन विधि, ओके, निकाल रहे हैं। तो x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा a, फार्मूला होता है प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई, और इंटू कितना होता है, h होता है, ओके। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, a की वैल्यू आपको पता है कि a की वैल्यू 25 है, और प्लस इसकी वैल्यू 4 है, और ये कितना है 60 है, और ये कितना है 10 है। अगर 0 से 0, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, मतलब बाबू मेरे आ गया, यहाँ पे अब लिख दे रहा हूँ कि 25 प्लस 2/3। अब अगर आप इसको जोड़ते हो तो कितना मिल जाएगा, देखो अगर जोड़ते हो तो ये 3 हो जाएगा, और इधर आएगा 25 तिहाई 75 प्लस 2 इक्वल टू 77 आपको मिल जाएगा, और 77/3 अगर आप हल करते और ज़्यादा तो ये हो जाता है कितना, 3 दूनी 6, 1 बचा 17 हो गया, 3 बचे 15, 2 बचा 20 हो गया, 3 छक 18, ऐसे 6 आता जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हो 25.67, ये आपका हो जाएगा विचलन विधि से समांतर माध्य निकालना, ओके। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में बता सकते हो, सर यहाँ पे दिक्कत है, मैं उसको पूरा आपके दिक्कत को दूर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपके सामने हो गया। अब देखो खंड 5 जो था वो ख़त्म हो गया, अब हम लोग को चलना है खंड 6 पे चलना है, ओके। क्योंकि इसमें एक वृत्त का सवाल है बाबू, वो आपके सिलेबस से कट चुका है, तो उस पर टाइम देने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम लोग चलेंगे आगे, ओके। चलिए देखते हैं। देखो जो 66वें का ये का नंबर आपका सवाल है, ओके। देखो 66वें का का नंबर सवाल है, वो क्या कह रहा है आपसे कि एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में
कुल 4 घंटे 30 मिनट में पूर्ण करती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम मान लेते हैं कि माना धारा की चाल यहाँ पे हल लिख दो। माना धारा की चाल इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ओके, और नाव की चाल दिया है। नाव की चाल बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया गया है। ठीक, हमें धारा की चाल ज्ञात करना है। तो आप जानते हो कि जब हम लोग क्या करते हैं, धारा की दिशा में जाते हैं तो दोनों के चालों का योग हो जाता है, लेकिन यदि हम लोग धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं तो दोनों के चालों का अंतर कर लेते हैं हम लोग। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो देखो धारा के विपरीत, देखो धारा की दिशा में चलने पर नाव की चाल बराबर 15 + x किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, जब धारा की दिशा में जाएगा तो दोनों को चालों को जोड़ लेंगे हम लोग। अब इसके बाद कह रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में चलने पर नाव की चाल बराबर 15 - x किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, x किलोमीटर प्रति घंटा होगा। प्रश्नानुसार जैसे कह रहे हैं, प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं ये, कि जाने और आने में, ठीक है, कुल 30 किलोमीटर जा भी रहे हैं और 30 किलोमीटर आ भी रहे हैं, और कुल 4 घंटे 30 मिनट लगता है बाबू। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और दूरी आपको दिया है 30 किलोमीटर, और पहली चाल कितनी है 15 + x, प्लस लगाओगे फिर क्या है, तब भी दूरी आने में भी 30 किलोमीटर और 15 - x इक्वल टू 4 घंटे 30 मिनट। अगर आपसे बोले 4 घंटे 30 मिनट का मतलब, तो क्या हो जाएगा बाबू, 4 घंटे 30 मिनट का मतलब हो जाएगा, अगर 4 घंटे में कितने मिनट, तो आप बोलोगे कि 240, और 30 मिनट जोड़ोगे तो 270, मतलब टोटल 270 मिनट हो जाएगा। 4 घंटे 30 मिनट में 270 मिनट टोटल होते हैं। इसको घंटे में बदल लो, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 × 9 = 27, 3 दूनी 6, मतलब आपको 9/2 घंटे हो जाएगा। ओके, इन दोनों को जाने और आने में कुल 9/2 घंटे लगते हैं। तो देखो इनका गुणा इधर करवा लो, तो हो जाएगी 15 × 3 = 45, मतलब 450, और x का गुणा करोगे तो -30x, और प्लस 15 × 3 = 45, 450, और प्लस 30x, और बटे हो जाएगा आपका, देखो a + b और a - b के रूप में, अर्थात 15 का स्क्वायर 225 - x² हो जाएगा, और यहाँ पे आपको बचा 9/2। अब देखो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका टोटल 900, और बटे इक्वल और गुणे इधर आएगा 2, उधर जाएगा तो 9 गुणे 225 - x² हो जाएगा। नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, अभी दिख जाएगा आपको। ठीक, इतना हो जाएगा, मतलब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 450 और 450 मिलके 900, और 2 इधर जाएगा गुणे में, तो 2 का गुणा हो जाएगा, फिर इधर 9 गुणे 225 - x² इधर चला गया, 9 से ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 100, और 100 दूना कितना होता है 200 होता है, इक्वल टू आपको मिल जाएगा कि 225 - x²। अगर हम x² को इधर लेकर आते हैं तो प्लस हो जाता है, और ये 225 है, अगर हम लोग 200 को उधर ले जाते हैं बाबू, तो वो क्या हो जाता है आपका 225 - 200 मिल जाता है। ओके, 225 - 200 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x² = 25।
अब देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है। आप जानते हो कि यदि एक्स स्क्वायर मतलब स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में हो जाता है, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा √25। अब इसका आप जानते हो कितना होता है, 5 होता है ना। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो देखो एक्स इक्वल टू कितना आपका हो गया, 5 हो गया। अर्थात जो धारा की चाल है वो कितना हो जाएगी, धारा की चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ओके। अब देखो 66वें का हम लोग खा नंबर देखते हैं। कह रहा है कि आपके सामने देखो क्वेश्चन है कि सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे बाबू। अब आप लोग क्वेश्चन अगर आपके पास नहीं है अनसॉल्व तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, हम फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो ठीक है, हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो जैसे इसमें कह रहा था, ये आपका खा नंबर सवाल है। देखो यहाँ पे हम लोग चित्र बना देते हैं। कह रहा है कि ऐसे कि मान लेते हैं ये आपका मकान है और ये मकान आप ए बी मान लेते हैं, ए बी मान लेते हैं। ये है 10 मीटर है ऊंचा है। और इसके बाद कह रहा है कि सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार, मतलब ये कोई सड़क है, इसके दूसरी ओर स्थित मतलब एक मीनार यहाँ पे है। ठीक है, मान लेते हैं इसकी ऊंचाई पूरी CD है, मीनार की ऊंचाई, और हम इस CD की ऊंचाई को हम पूरा मान लेते हैं, आपको H मान लेते हैं। ओके। अब देखो कह रहा है जो इसके अवनमन कोण बन रहे हैं मीनार के शिखर से और इसके छत से और इसकी पादबिंद से मतलब आधार से जो अवनमन कोण बन रहे हैं वो क्या बन रहा है वो देख लेते हैं। तो वो बन रहा है कि पहले तो 45 अंश बन रहा है, लेकिन अगर इसके आधार से हम लोग देखते हैं तो देखते हो ये कितना बन जा रहा है, टोटल 60 अंश बन जा रहा है। ठीक। अब आपको एक चीज़ पता होगा कि ये क्या है, इसका एकांतर ये है, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यस तो मुझे पता चल गया, लेकिन मान लेते हैं ये आपका ई है। अब ईडी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, अगर टोटल एच है और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने क्योंकि छत के बराबर ही है ये, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 10 मीटर हो जाएगा। तो ये पूरे एच से अगर आप घटा दोगे H-10 मीटर ये आपका हो जाएगा। ठीक। अब आप लोग ध्यान से समझना। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है एक सड़क के मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित, देखो कहोगे कि दिया है मीनार के शिखर से मीनार के शिखर से मकान के छत और आधार से बना अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है, क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। ठीक, ये आपको पता है। अब 45 अंश 60 अंश है, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, मान लेना कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर H मीटर हम लोग मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, H मीटर मान लेते हैं। अब इसके बाद देखो तथा दिया और है कि तथा छत की जो ऊंचाई मकान की जो ऊंचाई है, मकान की ऊंचाई इक्वल टू आपको दिया है 10 मीटर। ओके। तो चित्र से आपको दिख रहा है कि चित्र से ए बी बराबर किसके है, सी ई के है, ये भी कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। ओके। और ए सी बराबर डी ई के भी होगा। ठीक, ये हो गया। अब हम ले लेंगे कोई त्रिभुज ले लो बाबू, हम ले लेते हैं त्रिभुज DAC में, त्रिभुज DAC में देखो tan
60 अंश या टेन थीटा इक्वल टू आपको पता है लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या है, 10। 60 अंश है, लंब कितना है, h है, आधार कितना है, AC है। तो 60 अंश की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू h/AC। तो AC इक्वल टू हो जाएगा आपका h/√3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें AC की वैल्यू मिल गई। और AC बराबर किसके है, BE के है। आप पहले भी लिख सकते हैं कि AC बराबर BE। ओके, तो फिर हम बोलते हैं कि त्रिभुज, कह सकते हो आप समीकरण 1 मान सकते हो इसको। आप लिख सकते हो कि त्रिभुज BDE में, अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि अब तो डायरेक्ट लिख दो कि 10 45 डिग्री इक्वल टू आपको हो जाएगा कि h-10, क्योंकि इसकी दूरी क्या है, h-10 है, अपान हो जाएगा आपका BE हो जाएगा। और ये 45 की वैल्यू होता है 1, 45 की वैल्यू होता है 1 इक्वल टू हो जाएगा h-10 अपान, और BE बराबर क्या लिख सकते हो आप, AC लिख सकते हो। और ये हो जाएगा, अब आगे अगर हम लोग देखते हैं तो हो जाएगा आपका कि AC इक्वल टू h-10। AC की वैल्यू हम समीकरण 1 से हम कहते हैं कि समीकरण 1 से AC की वैल्यू आपको पता है कि h/√3 है, रख देते हैं तो h-10 हो जाएगा। अगर इसको हल करते हैं तो ये इधर h हो जाएगा, उधर हो जाएगा √3 h-10√3। ओके, अब हम 10 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाता है √3 h इक्वल टू 10√3। तो ये हो जाता है, हम h यहाँ से अगर कॉमन ले लेते हैं, h यहाँ से क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ध्यान से देखो, h अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं बाबू, तो ये क्या हो जाता है √3 - 1 इक्वल टू 10√3। तो h बराबर हो जाएगा 10√3 बटे √3 - 1। हम लोग इसका क्या करवाते हैं, परमेयीकरण करवा देते हैं। तो ये √3 - 1 अब प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं, और ये हो जाता है √3 + 1। तो ये हो जाएगा a + b a - b। तो ऊपर आपका हो जाएगा h इक्वल टू 10, और ये हो जाएगा √3 के गुणे √3 गढ़ोगे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 10√3 हो जाएगा। ओके, क्योंकि 10√3 का इसमें तो 10 गुणे 3, और 10√3 का इसमें तो 10√3 होगा, और बटे कितना 3 - 1 हो जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाता है h इक्वल टू, यहाँ से 10 कॉमन है, और ये बचेगा 3 + √3, और यहाँ पे 2 आ गया, 2 × 5 = 10। तो h बराबर आपको मिल जाएगा कि 5, और इसे 3 + √3। ये आपका आंसर हो जाएगा। हो सकता है आंसर में √3 + 3 दिया हो या 3 + √3 दिया हो, क्योंकि प्लस है, आप इसको आगे पीछे लिख सकते हो। तो अगर आप स्क्रीनशॉट ना लिए हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, और या फिर वीडियो रिवाइज करके जहाँ से आपका स्क्रीनशॉट छूटा हो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो है आपका, कह रहा कि एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है। यदि इसका आयतन 301.44 सेंटीमीटर क्यूब हो तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और कह रहा साथ में पाई की वैल्यू 3.14 आपको रखना ही है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम लोग आगे सवाल को हल करते हैं। ओके।